हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। बच्चों, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं डेवलपमेंट ऑफ आईकेएस फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम से लेकर 18 सेंचुरी सीई तक। तो बच्चों, हम ये जो आईकेएस है वो एक दिन में डेवलप नहीं हुआ है, इसे धीरे धीरे ऐड ऑन किया गया है। एक बहुत बड़ी जर्नी है। आज वो जर्नी को हम पढ़ेंगे कि पहले अर्लीस्ट टाइम में क्या हुआ था, एंशिएंट पीरियड में क्या हुआ था, फिर मिडिवल में क्या हुआ था। हर एक चीज़ हम धीरे धीरे पढ़ते हुए चलेंगे। Development of IKS from earliest times to 18th century CE. The development of IKS from earliest time to the 18th century CE is a journey. क्या है बच्चों? ये बहुत बड़ी जर्नी है, marked by profound advancements in philosophy, sciences, art, spirituality and governance. जब हम बात करते हैं अर्लीस्ट टाइम से लेकर 18th सेंचुरी तक की बात, तो हम देखेंगे कि बच्चों ये बहुत बड़ी जर्नी रही है, बहुत लंबी जर्नी रही है। हर एक स्टेप में कुछ ना कुछ चीज़ें ऐड ऑन हुई है, तभी हमारा जो आईकेएस इतना बड़ा और वास्ट कहा जाता है, क्योंकि एक दिन में तो ये बना नहीं होगा। हर स्टेप में कुछ ना कुछ ऐड होती गई हैं चीज़ें। तो इसीलिए हम देखेंगे कि हमारा एडवांसमेंट देखने को मिलेगा फिलॉसफीज़ में, समय के साथ साइंसेस में एडिशनल देखने को मिलेगा, आर्ट, स्पिरिचुअलिटी एंड गवर्नेंस पे। तो आज हम ये डेवलपमेंट के जितने फेजेस हैं हम पार्ट बाय पार्ट करेंगे। तो आइए देखते हैं। पहला फेज़ जो है दैट इज़ एंशिएंट पीरियड, जिसे अर्लीस्ट टाइम्स टू 16th सेंचुरी बीसीई कहा जाता है। तो बीसीई का मतलब होता है बिफोर द कॉमन एरा। तो हम देखेंगे कि किस तरह अर्लीस्ट टाइम से लेकर 6th सेंचुरी बीसीई तक डेवलपमेंट्स हुए हैं। तो सबसे पहला क्या आता है? वैदिक लिटरेचर आता है। जब हम वैदिक लिटरेचर की बच्चों बात करते हैं, हमें पता है कि आईकेएस का जो फाउंडेशन है, जो बेस है, दैट इज़ व्हाट, वेदा से आया हुआ है। ठीक है। तो एक कहते हैं ना कि एक बिल्डिंग की जो फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। तो आईकेएस का जो मेन हमारा जो फाउंडेशन है दैट इज़ व्हाट, वेदास है। द फाउंडेशन ऑफ आईकेएस सिस्टम बिगैन विद द कॉम्पोजिशन ऑफ द वेदास, द ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट इन द वर्ल्ड। तो इसे क्या बच्चों, ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट माना जाता है पूरे वर्ल्ड में, बिटवीन 1500 BC टू 500 BC। तो अगर हम देखेंगे वैदिक लिटरेचर की अगर हम बात करेंगे, तो पहली बात है क्या, वैदिक लिटरेचर मतलब विद से आया। ये एक संस्कृत वर्ड है। विद मतलब क्या, नॉलेज, टू नो समथिंग। तो ये सबसे ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट माना जाता है पूरे वर्ल्ड में। और ये कब डेवलप हुआ था? टाइम पीरियड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 1500 BC से लेकर 500 BC तक। मेक श्योर जब हम BCE की बात करें तो हम उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर पे जाते हैं। द वेदास इंक्लूड हिम्स। वेदास में क्या क्या चीज़ें होती हैं? हिम्स होते हैं, रिचुअल्स होती है, और एक फिलोसॉफिकल इंक्वायरीज होती है इनटू द नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस एंड द कॉस्मोस। फिलोसॉफिकल इंक्वायरीज हम देख रहे हैं। जब हम फिलोसफी पढ़ते हैं तो हम देखते हैं बहुत तरह के सवाल आते हैं। फिलोसफी क्या होती है कि बहुत तरह के सवाल जो होते हैं उसे आंसर्स देना, जैसे कि ये जो ब्रह्मांड है ये क्यों बना है, कैसे बना है, क्या मतलब मरने के बाद भी कोई लाइफ होती है क्या, ये गॉड है या नहीं है। ये इस तरह के जितने सारे क्वेश्चंस हैं ना, वो सारे फिलोसफिकल क्वेश्चंस कहा जाता है। और कॉस्मोस का बच्चों मतलब क्या होता है? कॉस्मोस का मतलब यूनिवर्स होता है। दे प्रोवाइडेड इंसाइट्स इनटू अर्ली इंडियन सोसाइटी, रिलीजियस प्रैक्टिसेस एंड स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स। तो ये सारी चीज़ें क्या प्रोवाइड कर रही है? इंसाइट्स प्रोवाइड कर रही है। किस पे? उस समय की। अब वैदिक लिटरेचर की जब हम बात करेंगे तो वैदिक लिटरेचर क्या बताता है कि उस समय वैदिक पीरियड के समय में सोसाइटी, इंडियन सिविलाइजेशन कैसे हुआ करते थे, उनके रिलीजियस प्रैक्टिसेस क्या हुआ करती थी, स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट्स क्या हुआ करते थे, ये सारी चीज़ें ये बताता है। नेक्स्ट पॉइंट में बच्चों चलते हैं। पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या है हमारे पास? फिलोसफिकल बिगिनिंग। तो सबसे पहला पॉइंट हमने क्या देखा था? हमने देखा कि वैदिक लिटरेचर आया। कब आया? 1500 BCE से लेकर 500 BCE तक। ठीक है। तो हमने तरह तरह की हमने वेदास भी देखी हुई है लास्ट क्लासेस में, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद या अथर्ववेद। तो ये सारी वेदास भी हमने डिटेल में देखी हुई है बच्चों। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट आता है दैट इज़ पॉइंट नंबर 2, फिलोसफिकल बिगिनिंग्स। फिलोसफिकल बिगिनिंग्स का मतलब क्या है? यहाँ से फिलोसफी का स्टार्ट हो गया था आना। तो अर्ली फिलोसफिकल थॉट इमर्ज इन टेक्स्ट लाइक उपनिषद्स। जब हम फिलोसफीज़ की बात करते हैं तो पुराना जो टेक्स्ट माना जाता है वो उपनिषद माना जाता है। उपनिषद में बेसिकली क्या किया जाता है? प्रोफाउंड क्वेश्चंस अबाउट द नेचर ऑफ रियलिटी। ये क्या क्वेश्चंस जो होते हैं ना रियलिटी के बारे में, नेचर ऑफ रियलिटी, सेल्फ,
और अल्टीमेट रियलिटी के बारे में बताता है। हमने जब फ़िलॉसफी जब पढ़ रहे थे, हम जो फ़िलॉसफी का पूरा हमने एक लेक्चर में डिटेल में पढ़ा था, कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने बच्चों उसमें पढ़ा था उपनिषद्स के बारे में, कि उपनिषद्स बेसिकली किसकी बात करता है कि ब्रह्म क्या है, ठीक है, सेल्फ क्या होता है, एग्जिस्टेंस के बारे में ये बातें करता है। द उपनिषद लेड द ग्राउंड वर्क फॉर द फिलोसफिकल डिबेट्स एंड द डेवलपमेंट ऑफ डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स। जब हम उपनिषद्स की बच्चों बात करते हैं तो ये क्या, ये बेस है किसका, फिलोसफिकल डिबेट्स, वही कि भगवान है या नहीं है, लाइफ के बाद मतलब मरने के बाद क्या लाइफ दोबारा है या नहीं है, ये सारी तरह के जो फिलोसफिकल डिबेट्स है, फिलोसफिकल क्वेश्चंस है, ये सारे का ग्राउंड वर्क कौन है, उपनिषद्स को कहा गया है। और इससे क्या हो रहा है, उपनिषद से डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स आते हैं। जैसे कि हमने वेदांत पढ़ा था, आई होप बच्चों वेदांत पता होगा आपको कि वेदांत कहाँ से आया है, उपनिषद से आया हुआ है। और उपनिषद क्या है, वेदास का लास्ट पार्ट है, ठीक है। वेदांत का मतलब क्या होता है, वेद और अंत, मतलब एंड पार्ट ऑफ द वेदास विच हैज कम फ्रॉम द उपनिषद्स। आई होप दिस पॉइंट इज वेरी क्लियर टू यू। नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं, दैट इज जैनिज्म एंड बुद्धिज्म। जैनिज्म की बात अगर हम करते हैं, इन द 6th century BCE जैनिज्म एंड बुद्धिज्म इमर्ज्ड एज मेजर फिलोसफिकल एंड रिलीजियस मूवमेंट्स इन इंडिया। अगर हम 6th century BCE की बात करते हैं तो बच्चों हम देखते हैं कि जैनिज्म और बुद्धिज्म बहुत फ्लरिश होने लगा था। फिलोसफिकल थॉट्स के बारे में बोलो या फिर रिलीजियस मूवमेंट्स के बारे में बोलो, दोनों केसेस में ये बहुत फ्लरिश हो रहा था। अब जैनिज्म और बुद्धिज्म ये दोनों वर्ड्स हमने कहीं ना कहीं सुने हुए हैं। अब कैसे सुने, जब मैं आपको इंडियन फिलोसफी का डिफ्रेंशिएट बता रही थी, यहाँ पर मैंने आपको बताया था बच्चों कि दिस इज ऑर्थोडॉक्स, और ये बताया था बच्चों हेटेरोडॉक्स। जब मैंने हेटेरोडॉक्स की बात करी थी कि वो लोग जो वेदास को एज एन अथॉरिटी नहीं मानते हैं, तो इसमें हमने पढ़ा था क्या, बुद्धिज्म, जैनिज्म, चारवाक, अजीविका। तो ये चारों पॉइंट बच्चे हमने कहाँ पढ़े थे, हेटेरोडॉक्स में पढ़े थे। तो उसी का 2 पॉइंट क्या हम पढ़ रहे हैं अभी, जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं। अब जैनिज्म के फाउंडर कौन थे, महावीरा थे। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों कि आपको फाउंडर हमेशा याद होने चाहिए। हमने जितनी भी फिलोसफिकल थॉट्स भी पढ़ी है, हर फिलोसफिकल थॉट्स के आपको फाउंडर्स हमेशा याद होने चाहिए। जैसे कि अभी जैनिज्म की अगर बात करें तो इनके फाउंडर कौन रहे, महावीरा रहे। इन्होंने क्या एम्फसाइज करा था, नॉन वायलेंस। देखो इन्होंने क्या क्या, इनकी जो एम्फोसिस इन्होंने जिस पे करा है ना बच्चों, वो आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि यही आपका मेन आंसर में आएगा। तो जैनिज्म की जब हम बात करें, फाउंडर कौन है, महावीरा है। इन्होंने क्या बोला, एम्फोसाइज किस पे करा, नॉन वायलेंस पे करा। फिर क्या है, कर्मा थियोरी के बारे बात होती है, और क्या कहा जाता है कि स्पिरिचुअल लिबरेशन थ्रू एस्थेटिक प्रैक्टिसेस। मतलब क्या, दुनियावी जितनी भी चीज़ें हैं वो छोड़कर, वो सारी चीज़ें, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, जो चीज़ें आपको प्लेजर देती है, वो सारी चीज़ों को आप एक साइड रखोगे रिलीजन की वजह से, तभी आप किस तरफ जा पाओगे, आपको स्पिरिचुअल लिबरेशन मिलेगा। तो महावीरा ने क्या क्या बातें करी, महावीरा ने क्या कहा, 3 चीज़ें कही, दैट इज़ व्हाट, नॉन वायलेंस मतलब क्या, अहिंसा। फिर क्या बोला उन्होंने, कर्मा थ्योरी के बारे बोला कि कॉज एंड इफेक्ट, जैसा करोगे वैसे आपके सामने चीज़ें आएंगी, मतलब कॉन्सिक्वेंसेस भी वही होंगे जैसे आप काम करोगे। फिर स्पिरिचुअल लिबरेशन की बात करते हैं कि आपको सारी जितनी प्लेजर वाली चीज़ें हैं वो सारी छोड़नी पड़ेगी, तभी आप स्पिरिचुअल लिबरेशन की तरफ पहुंच पाओगे। फिर क्या, बुद्धिज़्म की बात करते हैं। तो बुद्धिज़्म किसने फाउंड किया बच्चों, सिद्धार्थ गौतम। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, प्लीज़ ये दोनों को स्टार मार्क कर लो और ये आपको रट जाने चाहिए, ठीक है। तो बुद्धिज़्म किसने लाया, सिद्धार्थ गौतम, ये इन्हें बुद्धा भी कहते हैं हम। फोकस्ड ऑन 4 नोबल ट्रुथ्स एंड 8 फोल्ड पाथ। तो इम्पॉर्टेंट क्या है बच्चों, इन्होंने क्या फोकस करा, 4 नोबल ट्रुथ इन्होंने बताए थे, और क्या कितने पाथ बताए थे, 8 फोल्ड पाथ बताए थे। अगर किसी को सफरिंग एंड करनी है तो उसके लिए क्या बताया था, 4 नोबल ट्रुथ्स है और 8 फोल्ड पाथ्स है। मतलब क्या, सफरिंग क्या, दुख को ख़त्म करना, कैसे ख़त्म होगा, 8 फोल्ड पाथ से। तो ये दोनों की आपको टीचिंग्स जो है बच्चों याद रखनी है, ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा, फर्स्ट सेक्शन हमने क्लासिकल वाला काम ख़त्म किया। अभी हम उसमें क्या पढ़ रहे हैं,
जब हम एंशंट की बात कर रहे थे तो हमने एंशंट में क्या पढ़ा, हमने 3 चीज़ें पढ़ी। सबसे पहला पॉइंट क्या पढ़ा बच्चों, हमने वैदिक लिटरेचर के बारे पढ़ा। सेकंड हमने क्या पढ़ा, फिलोसफिकल थॉट के बारे में पढ़ा। थर्ड हमने क्या पढ़ा, जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म आया। तो एंशंट पीरियड में ये 3 चीज़ें हमने देखी है। अब हम आगे की ओर बढ़ते हैं। हम देखते हैं पार्ट नंबर 2 में क्या है, क्लासिकल पीरियड। अब आपको ये टाइम पीरियड बच्चों याद रखना बहुत ज़रूरी है। क्लासिकल पीरियड की जब हम बात करते हैं 6 सेंचुरी BCE से लेकर 6 सेंचुरी CE तक, क्या है 6 और 6। देखो इस पे तो आपको कुछ याद ही नहीं करना, दिस इज 6, दिस इज 6। अब सेंचुरी BCE है। जब हम BCE की बात करते हैं, बिफोर द कॉमन एरा, और यहाँ आते आते क्या हो जा रहा है, CE बन जा रहा है। दैट मीन्स हम B को हटा देंगे तो ये क्या बन रहा है, CE बन रहा है। इस तरह आप डेट याद कर सकते हो। तो 6 सेंचुरी BCE से लेकर 6 सेंचुरी CE की हम बात करेंगे, कहाँ पर, क्लासिकल पीरियड में। क्लासिकल पीरियड में जो सबसे पहला डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं, दैट इज़ व्हाट, धर्मशास्त्रास एंड अर्थशास्त्रास। धर्म मतलब ड्यूटी, अर्थशास्त्र की बात अगर हम करते हैं तो इकोनॉमिक्स एंड गवर्नेंस से रिलेटेड की बात करेंगे हम। ड्यूरिंग दिस पीरियड टेक्स्ट नोन एज धर्मशास्त्रस, treatises on ethics and law, and the अर्थशास्त्र treatises on statecraft and economics were composed। तो हम क्या देख रहे हैं इस पीरियड में बच्चों, धर्मशास्त्र की हम बात कर रहे हैं। धर्मशास्त्र का मतलब क्या है, एथिक्स एंड लॉ की बात कर रहे हैं। और एट द सेम टाइम जब हम अर्थशास्त्र की बात कर रहे हैं तो अर्थशास्त्र में हम क्या देख रहे हैं, स्टेट क्राफ्ट एंड इकोनॉमिक्स देख रहे हैं। तो ये कॉम्पोजिशन हमें याद रहेगा कि 2 कॉम्पोजिशन हुए, कौन से, एक धर्मशास्त्र का कॉम्पोजिशन हुआ और एक अर्थशास्त्र। देखो बच्चों इसको याद करने का तरीका क्या है, ये नाम से जाओ। बड़े वर्ड्स जब भी आपको देखने को मिलेंगे ना, उसको छोटा करो, उसको तोड़ो एंड देन ट्राई टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ इट। रटने से एग्जाम में नहीं लिख पाओगे। जैसे देखो धर्मशास्त्र है, इसको बीच से तोड़ दो, अर्थशास्त्र है बीच से तोड़ दो। अब धर्म का मतलब देखो, धर्म का मतलब ड्यूटी एथिक्स, ठीक है। अर्थशास्त्र की अगर हम बात करते, अर्थ मतलब इकोनॉमिक, और क्या हो सकता है, गवर्नेंस, ठीक है। धर्मशास्त्र प्रोवाइडेड गाइडलाइंस ऑन व्हाट, गाइडलाइंस ऑन सोशल कंडक्ट। ये हमें क्या बताता है, ये हमें बताता है कि हमारा सोशल कंडक्ट क्या होना चाहिए, हमारी मॉरल ड्यूटीज़ क्या होनी चाहिए। राइचियस गवर्नेंस, गवर्नेंस राइट तरीके से होनी चाहिए, एंड इन्फ्लुएंसिंग सोशल नॉर्म्स एंड लीगल सिस्टम। और अर्थशास्त्र की अगर हम बात करते हैं, अर्थशास्त्र कॉन्ट्रीब्यूटेड टू कौटिल्य, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। अर्थशास्त्र बच्चों किसने लिखी है, कौटिल्य। इनका दूसरा नाम भी क्या है, चाणक्य है। आउटलाइन प्रिंसिपल्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, डिप्लोमेसी एंड इकोनॉमिक पॉलिसी। तो ये किसकी बातें करते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन की बात करेंगे, डिप्लोमेसी की बात करते हैं एंड इकोनॉमिक पॉलिसी की बात करते हैं। तो अल्टीमेट एम इनका क्या होता है कि वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी होना चाहिए, मैक्सिमम वेलफेयर की बात करते हैं इसके अंदर, ठीक है। आई होप चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी क्लियर हो रही होंगी। चलते हैं क्लासिकल पीरियड के अंदर ही सेकंड पार्ट में, दैट इज़ मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी बच्चे ऑलमोस्ट हम जब तक ये बुक पढ़ेंगे ना कहीं पे आप ये दोनों वर्ड देखोगे रिजेंबल आते रहेंगे, मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी। और कभी भी हम देखोगे ना तो हम ये दोनों साथ में पढ़ते हैं, क्योंकि बहुत सारे एंशिएंट ऐसे लोग रहे हैं जिन्होंने दोनों चीज़ें साथ में दी हुई है। एंशिएंट मैथमेटिशियंस मेड सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट इन अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री एंड ट्रिग्नोमेट्री। तो अगर एंशिएंट मैथमेटिक्स की मैथमेटिशियन की अगर हम बात करते हैं, हमने जब कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था तो बौद्धियन का नाम हमने एक पढ़ा था, आर्यभट्ट जी का नाम पढ़ा था, भास्कर जी का नाम पढ़ा था। तो ये सारे हमने डिटेल में पढ़े थे कि किन्होंने क्या दिया है, ठीक है, कौन सी थ्योरी निकाली है, वो सारी चीज़ें हमने वहाँ पढ़ी थी। तो हम इंडियन मैथमेटिक्स में क्या देख रहे हैं कि हम बहुत एडवांसमेंट में पहुँचे, किसमें अरिथमेटिक में, अलजेब्रा, ज्योमेट्री की बात करो, ट्रिग्नोमेट्री की बात करो, कैलकुलस की बात करो, डिफरेंशिएशन की बात करो, ये उन ज़माने पे ऑलरेडी आ चुके थे। Aryabhatta in the 5th century CE introduced the concept of zero and the decimal place value system which revolutionized मैथमेटिक्स ग्लोबली। अगर आर्यभट्ट की हम बात करते हैं, टाइमलाइन प्लीज़ याद रखना, क्योंकि हम डेवलपमेंट की बात करें तो इस डेवलपमेंट में आपको टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आप याद रखोगे कि आर्यभट्ट ने कब 5th सेंचुरी CE में क्या इंट्रोड्यूस किया था, ज़ीरो का कंसेप्ट लाने वाले एकमात्र इंसान कौन थे, आर्यभट्ट थे। पूरी दुनिया भर में ज़ीरो का आविष्कार इन्होंने ही किया था सबसे पहले।
एंड द डेसिमल प्लेस वैल्यू सिस्टम भी ये लेकर आए थे ये, और ये पूरी दुनिया में उसके बाद से ये यूसेज पे आया। इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स डेवलप प्रिसाइज एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन, प्लानिटरी थ्योरीज एंड मैथमेटिकल मॉडल्स। तो जब हम एस्ट्रोनॉमी की बात करते हैं तो हमारे जो एस्ट्रोनॉमर्स हुए थे, एंशियंट एस्ट्रोनॉमर्स थे, उन्होंने प्रिसाइज एग्जैक्ट वैल्यू निकाला था ऑब्जर्वेशन से, प्लानिटरी थ्योरीज भी निकाली थी और बहुत सारे मैथमेटिकल मॉडल्स निकाले गए थे उस समय। ठीक है, आई होप आपको पता होगा कि जब हम आर्यभट्ट की बात कर रहे थे तो हमने देखा कि एग्जैक्ट मेजरमेंट भी उन्होंने निकाला था, सन एंड मून, फिर अर्थ अपने एक्सेस में रिवॉल्व करती है, वो सारी चीज़ें हमने उस समय पढ़ी थी। नेक्स्ट पॉइंट जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज़ पॉइंट नंबर 3, मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेस। मेडिकल और हेल्थ साइंस का जब भी नाम आता है द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेम इज़ व्हाट? आयुर्वेदा। व्हाट? आयुर्वेदा। द एंशियंट इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन फ्लरिश ड्यूरिंग दिस पीरियड। तो हम कौन सी पीरियड की बात करें? हम क्लासिकल पीरियड की बात करें तो क्लासिकल पीरियड में हम सबसे पहले क्या देखा? धर्मशास्त्र आया, फिर अर्थशास्त्र की बात करी, फिर हमने मैथमेटिक्स की बात करी, एस्ट्रोनॉमी की बात करी, अब क्या आ गया? मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेस। तो जब मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेस पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमारे पास क्या है? आयुर्वेदा। तो आयुर्वेदा कौन से समय में आया था? दैट वाज इन क्लासिकल पीरियड में वो ज़्यादा फ्लरिश किया था। ठीक है, ये किस चीज़ को एम्फोसाइज करता है? ये एम्फोसाइज करता है होलिस्टिक हेल्थ को। होलिस्टिक हेल्थ मतलब क्या? ओवरऑल हेल्थ की ये बात करता है, पर्सनलाइज ट्रीटमेंट देता है। पर्सनलाइज ट्रीटमेंट का मतलब क्या है कि हर इंसान की बॉडी डिफरेंट होती है, हर इंसान का रिएक्शंस अलग अलग होते हैं, तो हर इंसान को वो पर्सनलाइज ट्रीटमेंट देते हैं बेस्ड ऑन बॉडीज कॉन्स्टिट्यूशंस। कॉन्स्टिट्यूशंस का मतलब क्या होता है? दोषा, जैसे वात, पित्त, काफा, ये हम बाद में भी पढ़ेंगे। तो ये सारे दोषास होते हैं, आपके दोषास किस तरह है उस हिसाब से आपको ट्रीटमेंट दिया जाता है। फिर आपको हर्बल रेमेडीज़ दी जाती है, इसमें डाइटरी प्रैक्टिसेस दिए जाते हैं, आपको डाइट प्लान्स दिया जाता है कि किस तरह आपको क्या खाना है ताकि आपकी हेल्थ नॉर्मल हो सके। आपको लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने के लिए कहा जाता है। तो ये सारी रिकमेंडेशंस कहाँ दी जाती है? जब आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेते हो तो ये सारी रिकमेंडेशंस आपको दी जाती है। आयुर्वेदिक टेक्स्ट चारका संहिता, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड सुश्रुता संहिता, ये दोनों की दोनों जो टेक्स्ट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। सुश्रुता इज़ बेसिकली एक्चुअली रिलेटेड टू मेडिकल सर्जरी के बारे जब हम बात करते हैं तो इनका नाम बहुत ऊपर आता है। ठीक है, तो चारका संहिता एंड सुश्रुता संहिता डॉक्यूमेंटेड व्हाट? मेडिकल नॉलेज। इन्होंने क्या दिया? मेडिकल नॉलेज, सर्जिकल ट्रीटमेंट, सर्जिकल टेक्निक्स के बारे में बताया एंड थेरापेटिक प्रैक्टिसेस के बारे बताया। तो हमने क्या देखा? आयुर्वेदा पर्सनलाइज ट्रीटमेंट देता है, ठीक है, डाइटरी प्रैक्टिसेस, हर्बल रेमेडीज़ वगैरह देता है। और ये जो इम्पॉर्टेंट नेम है प्लीज़ नोट इट डाउन, इसको याद कर लेना, ये दोनों संहिताज आपको याद होने चाहिए। ठीक है, और इसी का फोर्थ पोर्शन जो बच्चों है, फोर्थ पार्ट इज क्रिश्चियनिटी एंड IKS। अब हम देखेंगे कि किस तरह IKS डेवलप तो हो रहा था और क्रिश्चियनिटी और IKS का कुछ ना कुछ कॉम्प्लेक्स संबंध रहा है हमेशा से। वो हम आज पढ़ते हैं क्या संबंध है ये दोनों के। क्रिश्चियनिटी वॉज इंट्रोड्यूस्ड टू द इंडियन सबकॉन्टिनेंट बाय सेंट थॉमस द एपोस्टल who sailed the Malabar region present day Kerala in 52 AD। तो हम क्या बात करें? जो क्रिश्चियनिटी थी, क्रिश्चियनिटी को लेकर आने वाला कौन सा इंसान था? सेंट थॉमस। कब लेकर आए थे? 52 AD की बात कर रहे हैं। ठीक है, कहाँ सेल किया था उन्होंने? मालाबार रीजन। मालाबार रीजन को आज की डेट में क्या कहा जाता है? केरला। अगेन कौन लेकर आया? सेंट थॉमस। कौन से रीजन में आया? मालाबार रीजन, जिसको आज केरला कहा जाता है। एंड कौन से टाइम की बात कर रहे हैं हम? 52 AD की बात कर रहे हैं। एट प्रेजेंट क्रिश्चियनिटी इज द थर्ड मेजर रिलीजन इन इंडिया आफ्टर हिंदुइज्म एंड इस्लाम। तो सबसे पहले सबसे मेजर रिलीजन क्या है इंडिया में? दैट इज हिंदुइज्म। फिर क्या आता है? इस्लाम। और थर्ड मेजर की बात हम जब कर रहे हैं दैट इज क्रिश्चियनिटी। Christianity and the IKS have had a complex and multifaceted relationship throughout the history। अगर हम पूरी हिस्ट्री को देखेंगे ना तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि जो क्रिश्चियनिटी और IKS है इनका बहुत गहरा और बहुत कॉम्प्लेक्स रिश्ता रहा है। क्रिश्चियनिटी एज इंट्रोड्यूस्ड बाय यूरोपियन मिशनरीज ब्रॉट विद इट थियोलॉजिकल डॉक्ट्रिन्स। क्रिश्चियनिटी कौन लेकर आया था? यूरोपियन मिशनरीज ही लेकर आए थे। वो अपने साथ क्या लेकर आए थे? थियोलॉजिकल डॉक्ट्रिन्स। एक वर्ड बच्चों आप पढ़ोगे, आपने सुना भी होगा थियोलॉजी।
थियोलॉजी। थियोलॉजी का मतलब क्या होता है? थियो और लॉजी। लॉजी का मतलब होता है स्टडी ऑफ, एंड थियो का क्या मतलब होता है? गॉड। तो थियोलॉजी की जब हम बात करते हैं, इट इज़ द स्टडी ऑफ गॉड। तो अगर हम थियोलॉजिकल डॉक्ट्रिन्स की बात करते हैं, तो थियोलॉजिकल डॉक्ट्रिन्स का मतलब क्या होता है? धार्मिक सिद्धांतों की हम बात कर रहे हैं। तो ये क्या लेकर आए अपने साथ? थियोलॉजिकल डॉक्ट्रिन्स लेकर आए, मतलब धार्मिक सिद्धांत लेकर आए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड सोशल रिफॉर्म्स। आप आगे जाके पढ़ोगे कि देखा किस तरह सोसाइटी को उन्होंने रिफॉर्म भी करा है। और हमारे इंडिया में क्या अवेलेबल था? फिलोसॉफिकल थॉट्स अवेलेबल थी, रिलीजियस एंड कल्चरल ट्रेडिशन था। ये दोनों क्या हो गए? इंटेग्रेट हो गए, मिल गए। While initially distinct, these traditions encountered each other through dialogue। तो पहले तो दोनों अलग अलग थे, बट धीरे धीरे क्या हो गया? बातचीत शुरू हो गई, अडाप्ट करना शुरू हो गया, और फिर सिंथेसाइज हो गया। क्रिश्चियन मिशनरीज एस्टैब्लिश किया इन्होंने? स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ बनाई। जब हम क्रिश्चियन मिशनरीज़ की बात कर रहे हैं, क्रिश्चियन मिशनरीज़ क्या उन्होंने आके यहाँ पर क्या खोला? स्कूल्स खोले, मतलब एजुकेशन को बढ़ावा दिया, यूनिवर्सिटीज़ खोली, दैट कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द मॉडर्न एजुकेशन। तो किसके लिए खोला? मॉडर्न एजुकेशन के लिए खोला, ताकि हम साइंटिफिक नॉलेज यहाँ पर ये लोग स्प्रेड कर पाएँ। while also translating Indian text into European languages, thereby facilitating cross cultural exchange of knowledge। और इन्होंने और क्या किया? जो इंडियन टेक्स्ट थे वो अपनी यूरोपियन लैंग्वेजेस में उन्होंने क्या किया? कन्वर्ट किया गया। और इससे हम क्या देख पा रहे हैं कि क्रॉस कल्चर एक्सचेंज हो रहा है नॉलेज का। क्या हुआ? अब देखो, इन्होंने क्या बनाया? स्कूल्स एंड यूनिवर्सिटीज़ बनाई। इससे क्या हो रहा है? मॉडर्न एजुकेशन आ रही है। और वहाँ पर और काम क्या हो रहा था कि ये ट्रांसलेट कर रहे थे, जितने इंडियन टेक्स्ट होते थे वो यूरोपियन लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर रहे थे। और इससे हम क्या देख रहे हैं कि क्रॉस कल्चर हो रहा है। हमारी जो नॉलेज है वो उधर जा रही है, उनकी हमारे यहाँ आ रही है। तो हम क्या देख रहे हैं कि नॉलेज में भी क्रॉस कल्चर ऑफ नॉलेज हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। द क्रिश्चियन मिशनरीज एंगेज्ड इन सोशल रिफॉर्म सच एज एडवोकेटिंग अगेंस्ट सोशल इनजस्टिसेस। तो सोशल रिफॉर्म की जब हम बात करते हैं, तो क्रिश्चियनिटी एक बहुत अच्छी चीज़ जो लेकर आई थी, ये इन्होंने क्या किया था? सती जो प्रथा हमारे यहाँ चलती थी, जो विडो बर्निंग वाली प्रथा हमारे यहाँ चलती थी, उसको हटाया। फिर ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स लाए। कैसे? हॉस्पिटल्स एंड ऑर्फनेजेस जो हम देखते हैं, ये इन्हीं की देन है। ठीक है, दिस इंटरैक्शन नॉट ओनली इन्फ्लुएंस क्रिश्चियन प्रैक्टिसेस बट ऑल्सो एनरिच्ड इंडियाज इंटेलेक्चुअल लैंडस्केप। तो इससे क्या है? इससे क्या देखने को मिल रहा है बच्चों? ये देखो, दिस इंटरेक्शन नॉट ओनली इन्फ्लुएंस क्रिश्चियन प्रैक्टिसेस बट ऑल्सो एनरिच्ड इंडियाज इंटेलेक्चुअल लैंडस्केप। तो इन्होंने क्या किया है? हमारी जो इंडियाज इंटेलेक्चुअल थी उसे क्या किया? और एनरिच किया, और बढ़ाया। और हम क्या हो रहे हैं? और बेटर अंडरस्टैंडिंग हो पा रही है स्पिरिचुअलिटी की, एथिक्स की, एंड सोशल जस्टिस हो पा रहा है। मतलब सबको एक समान देखा जा रहा है। ठीक है, आई होप द पॉइंट्स आर वेरी क्लियर। हमने इसमें क्या क्या पढ़ा? नंबर 1 में हमने पढ़ा था अर्थशास्त्र पढ़ा था, और क्या? धर्मशास्त्र पढ़ा था। दूसरे पॉइंट में हमने क्या पढ़ा था? मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी की बात करी थी। थर्ड में हमने क्या पढ़ा था? हमने साइंस की बात करी थी, मेडिकल साइंस की, जिसमें हम आयुर्वेदा पढ़े थे। और फोर्थ हमने देखा था कि क्रिश्चियनिटी एंड आईकेएस किस तरह इवॉल्व हुई थी। आई होप दिस ऑल 4 पॉइंट्स आर वेरी क्लियर टू यू। जो थर्ड फेज है, हमने 2 फेज तो देख लिए, one was ancient, the another one was classical. The third phase which we'll be talking now is that is medieval age, जो 6th century CE से लेकर 18th century CE तक थी। क्या? 6th century से लेकर 18th century CE तक थी। CE और CE में तो कोई डिफरेंस नहीं है, सेम रहेगा। 6 है यहाँ पर और 18th है, बस आपको इतना ही याद रखना है। तो मेडिवल पीरियड कब से कब तक था? 6th सेंचुरी CE से लेकर 18th सेंचुरी CE। आपको लग रहा होगा मैम इतनी बार क्यों फोकस करके बता रहे हो, हमें दिख तो रहा है। बच्चों, टाइमलाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब डेवलपमेंट की कोई चीज़ हम पढ़ते हैं ना, तो टाइमलाइन लिखना बहुत ज़रूरी होता है एग्जाम्स में भी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते क्या लिखा है। फर्स्ट पॉइंट जो मेडिवल पीरियड का क्या हम देख रहे हैं, डेवलपमेंट ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर। हम देखेंगे कि जो रीजनल लैंग्वेजेस है, जैसे डिफरेंट लैंग्वेजेस हमारे भारत में बोली जाती है, जैसे कि तमिल हो गया, तेलुगु हो गया, हिंदी होगी, पंजाबी होगी, ये सारी क्या इस समय
इस एरा पे वो डेवलप हो रही थी। डिफरेंट डिफरेंट लिटरेचर्स अपने रीजनल लैंग्वेजेस में क्या हो रहे थे, डेवलप हो रहे थे। डेवलपमेंट ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस एंड लिटरेचर, द मिडिवल पीरियड सॉ द इमर्जेंस ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस सच एज, हम कौन कौन सी लैंग्वेजेस देख रहे हैं डेवलप हो रही है, जैसे कि तमिल हो गया, तेलुगु, कन्नडा, बंगाली, हिंदी, सब अपनी अपनी लैंग्वेजेस क्या हो रही है, डेवलप हो रही है। और क्या हो रही है, लिटरेरी ट्रेडिशंस को भी डेवलप किया जा रहा था। अब जब लिटरेरी ट्रेडिशंस की बात करते हैं तो कौन कौन से लिटरेरी वर्क्स की हम बात कर रहे हैं, जैसे कि पोएट्री हो गई, एपिक्स हो गए। एपिक्स हमें पता है ना, महाभारत एंड रामायण बहुत फेमस पुराणास है हमारे। तो पोएट्री की बात कर रहे हैं, सॉरी एपिक्स की बात कर रहे हैं। डिवोशनल लिटरेचर एंड फिलोसफिकल ट्रीटीजेस दैट रिफ्लेक्ट कल्चरल डाइवर्सिटी एंड सोसाइटल वैल्यूज़। तो ये सारी चीज़ें क्या रिफ्लेक्ट कर रही है कि हमारा कल्चर कितना डाइवर्स्ड है, ये बता रहा है, और हमारे सोशल वैल्यूज़ के बारे में ये जताता है। तो हमने क्या देखा कि रीजनल लैंग्वेजेस डेवलप हुई, और अपनी जो रीजनल लैंग्वेजेस डेवलप हो रही थी उसमें डिफरेंट डिफरेंट लिटरेचर भी डेवलप हो रहा था, जैसे कि पोएट्रीज हो गई, एपिक्स हो गई, ये सारी चीज़ें अपनी अपनी भाषाओं में लिखी जा रही थी। इससे क्या पता चलता है कि हमारा जो भारत का कल्चर है वो बहुत ही डाइवर्स है, और क्या है उसके अंदर जो सोशल वैल्यूज़ बताए गए वो हम अपनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की जब हम बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट इसमें क्या आता है, दैट इज़ भक्ति मूवमेंट। तो अभी हमने देखा कि लैंग्वेजेस डेवलप हो गई, अब हम देखते हैं कि भक्ति मूवमेंट इसी समय आया था। कौन से समय आया था, मिडिवल पीरियड की जब हम बात करते हैं तो भक्ति मूवमेंट की शुरुआत कब से हुई थी, मिडिवल समय में हुई थी। द भक्ति मूवमेंट, जो वर्ड भक्ति होता है, दिस इज़ अ संस्कृत वर्ड। भक्ति का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को लेकर आपके अंदर कोई लव अफेक्शन है, उसको कहते हैं भक्ति। द भक्ति मूवमेंट फ्रॉम 6th century to 18th century CE emphasized पर्सनल डिवोशन। पर्सनल डिवोशन क्या मतलब, एक डेटी होती है, आप उसको अब दिमाग में आप रखते हो, या किसी फॉर्म ऑफ गॉड आप दिमाग में रखते हो और उसके प्रति आप एकदम प्यार जताते हो, डिवोशन होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, भक्ति कहते हैं। ठीक है, तो ये एम्फोसाइज क्या करता है, पर्सनल डिवोशन, भक्ति टू अ चोजन डेटी। एक आपके दिमाग में एक फॉर्म होता है, फॉर्म ऑफ डिवाइन होता है, आप उसके प्रति प्यार अफेक्शन दिखाते हो, उसी को भक्ति कहते हैं। भक्ति सेंस हमारे यहाँ बहुत सारे थे, जैसे कि रामानुजक की बात होती है, ये हमने जब हम डिफरेंट स्कूल्स ऑफ वेदांत पढ़ रहे थे ना, सब स्कूल्स ऑफ वेदांत, अद्वैत वेदांत, ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, ये सारे नाम हमने वहाँ पढ़े थे, ये सारे भक्ति मूवमेंट में आए हुए थे। तो भक्ति सेंस लाइक रामानुजा, माधवाचार्य, रामानंद, कबीर एंड मीराबाई। मीराबाई और कबीर का नाम तो आप लोगों ने कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। ये कॉम्पोज, इन्होंने क्या कॉम्पोज किया था, डिवोशनल सॉन्ग्स, मतलब जो भक्ति वाले गाने हम सुनते हैं, इन्होंने कॉम्पोज किए थे। कुछ पोएट्रीज बनाई थी डिवोशनल, मतलब ऐसे भगवान से रिलेटेड कुछ सोचकर ऐसे पोएट्रीज बनाई गई थी। लिटरेचर था रीजनल लैंग्वेजेस में, रीजनल मतलब डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में। इससे क्या प्रमोट हो रहा था, स्पिरिचुअल इक्वालिटी प्रमोट हो रही थी, लव बताया जा रहा था, डिवोशन एज अ पार्ट टू डिवाइन रियलाइजेशन। डिवाइन रियलाइजेशन का जो पाथ है वो क्या है, डिवोशन ही है। भक्ति से ही आप कहाँ पहुँच पाओगे, डिवाइन रियलाइजेशन पे। डिवाइन मतलब गॉड के रियलाइजेशन पे। आई होप भक्ति समझ में आ रही है। भक्ति क्या होती है, सबके घर में आजकल भक्ति होती है। बच्चों आप देखोगे, अपने एल्डर्स को देखोगे तो घर में पूजा पाठ हर दिन होता है, तो वो क्या करते हैं, किसी एक गॉड, किसी एक मूर्ति को भगवान मान के उनके प्रति एक डिवोशन दिखाते हैं। दैट इज़ व्हाट इज़ भक्ति। बट हम यहाँ पे भक्ति मूवमेंट की बात करें कि किस समय ये ऊपर आ रही थी। ठीक है, नेक्स्ट हम जो बात करते हैं, दैट इज़ द थर्ड पॉइंट विल बी टॉकिंग अबाउट इज इस्लामिक इन्फ्लुएंसेस एंड सिंक्रेटिक ट्रेडिशंस। इस्लामिक इन्फ्लुएंसेस, इस्लाम कब हमारे यहाँ आया, और सिंक्रेटिक का मतलब क्या होता है, इसको कॉम्बिनेशन बोल सकते हो, ब्लेंड बोल सकते हो, डिफरेंट ट्रेडिशंस को ब्लेंड करना, उसी को बोलते हैं सिंक्रेटिक। विद द एडवेंट ऑफ इस्लामिक रूल इन इंडिया फ्रॉम 12th century ऑनवर्ड्स, तो इस्लामिक रूल की जब हम बात करते हैं, इस्लामिक रूल कब से आया, 12th century से हम देख रहे हैं। पर्शियन एंड अरेबिक इन्फ्लुएंसेस एनरिच्ड इंडियन इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल लाइफ। जो पर्शियन एंड अरेबिक थे, इन्होंने एनरिच की क्या, इंडियन इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल लाइफ को। स्कॉलर्स लाइक अल बिरूनी, अल बिरूनी कौन थे, ये एक ईरानी स्कॉलर्स थे,
स्कॉलर थे कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द स्टडी ऑफ इंडियन साइंसेस। जब हम स्कॉलर्स की बात करते हैं तो एल बिरूनी, ये नाम आपको याद होना चाहिए जब आप ये कॉन्टेक्स्ट लिख रहे हो, क्योंकि यहाँ पर एक ही नाम लिखा है एंड आई थिंक वन नेम यू कैन लर्न बाय हार्ट। तो स्कॉलर लाइक एल बिरूनी ये कौन थे? ये एक ईरानी स्कॉलर थे। कौन थे ये? ईरानी स्कॉलर थे। इन्होंने कंट्रीब्यूट कहाँ किया था हमारे इंडिया पे? इंडियन साइंसेस में। वाइल सूफी सेंट्स प्रोमोटेड सिंक्रेटिक ट्रेडिशंस ब्लेंडिंग इस्लामिक मिस्टिसिज्म विथ इंडिजिनस स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। तो हम क्या देखते हैं कि जो सूफी सेंट थे, सूफी सेंट ने क्या किया था? ब्लेंड किया था, मतलब सिंक्रेटिक ट्रेडिशंस किए थे। क्या? इस्लामिक जो मिस्टिसिज्म था, मतलब जो सूफीसिज्म था, जो सूफीसिज्म को किसके साथ ब्लेंड कर दिया? जो हमारे भारत में इंडिजिनस स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस चल रही थी उसके साथ सूफीज़म को क्या कर दिया? ब्लेंड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट? आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड कल्चर फ्लरिशिंग। तो हम क्या पढ़ेंगे? आर्ट, आर्किटेक्चर एंड कल्चर फ्लरिशिंग। इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर फ्लरिश अंडर द वेरियस डायनास्टीज। जब हम आर्ट एंड आर्किटेक्चर की बात करते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट जो डायनास्टीज़ हमारे इंडिया में हुई है, तो हम देखेंगे कि विद द टाइम लाइन वो बहुत ही फ्लरिश होता गया, जिससे हम उसके रिलीजियस प्रैक्टिसेस को समझ पा रहे। उस समय का जो कॉन्सेप्ट चल रहा था वो हम वहाँ से हम प्रेडिक्ट कर पाते हैं कि उस समय का एरर क्या था, एस्थेटिक ब्यूटी हम देख पा रहे हैं उसमें से। इंडियन आर्ट एंड आर्किटेक्चर फ्लरिश अंडर द वेरियस डायनासिटीज़, creating monumental temples, forts, palaces, mosques that reflected regional aesthetic and cultural identities। तो हम क्या देख रहे हैं कि इन्होंने जो डिफरेंट डिफरेंट डायनास्टीज हुई है उन्होंने डिफरेंट मॉन्यूमेंट्स बनाए थे, फोर्ट्स बनाए हैं, पैलेसेस बनाए, मॉस्क बनाए थे। इससे क्या मतलब इससे क्या समझ में आता है? ये क्या डिपिक्ट करता है? ये डिपिक्ट करता है रीजनल एस्थेटिक्स, मतलब ब्यूटी, और क्या? कल्चरल आइडेंटिटीज़ कि डिफरेंट डिफरेंट कल्चर की जो आइडेंटिटीज़ होती है वो डिपिक्ट करता है ये। अब स्टाइल्स की अगर हम बात करते हैं, आर्किटेक्चर, एक्चुअली जो आर्किटेक्चर वर्क है वो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स में होता है। जैसे कि द्रविडियन स्टाइल एक होता है, नगारा स्टाइल होता है, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर की अगर हम बात करते हैं, ये क्या कॉम्बाइन करता है? इंडिजिनस मोटिव्स की अगर बात करते हैं तो ये बेसिकली डिज़ाइंस को बोला जाता है, इंडिजिनस मोटिव्स विथ फॉरेन इन्फ्लुएंसेस। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो आर्किटेक्चर है कितने तरह के हम देख रहे हैं, द्रविडियन है, नगारा है, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर हम देख पा रहे हैं। ये क्या करते हैं? ये कंबाइन करते हैं क्या? जो इंडिजिनस डिज़ाइंस है उसको फॉरेन के साथ क्या कर रहे हैं? कंबाइन कर रहे हैं। इससे क्या शो हो रहा है? आर्टिस्टिक की मास्टरी शो हो रही है एंड कल्चरल सिंथेसिस। और क्या कल्चर क्या हो रहे हैं? आपस में मिल जा रहे हैं, सिंथेसाइज हो जा रहे हैं। तो वही हम इससे देख सकते हैं बच्चों। वी आर कमिंग टू द एंड ऑफ दिस। तो हमने जो इसमें पढ़ा डेवलपमेंट में, जब हम डेवलपमेंट की बच्चों बात करते हैं तो हमने सबसे पहले क्या देखा? एंशिएंट देखा, फिर दूसरा क्या देखा? क्लासिकल देखा, थर्ड क्या देखा? मेडिवल देखा। ठीक है, तो ये तीन हमने डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन पे देखा कि एक समय में एंशिएंट था, फिर क्लासिकल आया, फिर मेडिवल आया। एंशिएंट में हमने क्या देखा था? वैदिक लिटरेचर के बारे में बात करी थी, फिलोसफी के बारे में बात करी थी। उसी समय क्या आया था? जैनिज्म एंड बुद्धिज़्म भी आया था। फिर हमने क्लासिकल की बात करी थी। जब हम क्लासिकल की बात कर रहे थे तो क्लासिकल में हमने क्या देखा था? अर्थशास्त्र आया, धर्मशास्त्र आया, फिर हम मैथमेटिक्स के बारे में बात करी, एस्ट्रोनॉमी की बात करी, फिर हमने क्या? आयुर्वेदा की बात करी, मतलब मेडिसिन से रिलेटेड बात करी। फिर और हमने क्या किया था? क्रिश्चियनिटी के बारे में बात कर रहे थे। जो मेडिवल की बात कर रहे थे तो मेडिवल में सबसे पहले हमने क्या देखा था? जो रीजनल लैंग्वेजेस थी वो डेवलप हुई। फिर हम क्या देखते हैं कि भक्ति मूवमेंट आया। फिर भक्ति के बाद हम क्या देखते हैं कि मुस्लिम एरा कब आया, या फिर अब सूफीज़म वगैरह की हमने बात करी। फिर लास्ट पार्ट जो हमारा था दैट वाज आर्ट एंड आर्किटेक्चर से रिलेटेड था कि हमने डिफरेंट स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर्स पढ़े यहाँ पे, जैसे कि द्रविडियन हो गया, फिर नगारा हो गया, फिर क्या हमने इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर के बारे में देखा कि ये सारे क्या जताते हैं? एक कल्चर आइडेंटिटी के बारे में बताते हैं। आई होप दिस सेक्शन डेवलपमेंट वाला जो हमने पढ़ा, आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू ऑल पीपल।
ठीक है, एक लास्ट कंक्लूजन बच्चों बचा है, हम एक बार पढ़ लेते हैं। इसमें क्या लिखा हुआ है? द डेवलपमेंट ऑफ द इंडियन नॉलेज सिस्टम फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स टू द 18th सेंचुरी CE। डेवलपमेंट किसका? IKS का हम कब से देख रहे हैं? अर्लीस्ट से लेकर 18th सेंचुरी की हम बात करी आज हमने। इज कैरेक्टराइज्ड बाय रिमार्केबल अचीवमेंट्स। कहाँ का हमने अचीवमेंट देखे? फिलॉसफी देखी, साइंसेस को डेवलप होते हुए देखा, आर्ट देखी, लिटरेचर एंड स्पिरिचुअलिटी को देखा। इट रिफ्लेक्ट्स अ कंटिन्यूस quest for understanding the cosmos, human existence and societal harmony through diverse intellectual and cultural expressions। तो हम क्या देख रहे हैं? ये कंटिन्यूस क्या है? क्वेस्ट है। क्वेस्ट का मतलब क्या होता है? सर्च। हम देखते जा रहे हैं जैसे जैसे डेवलपमेंट हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूस सर्च करी जा रही है। किसके बारे में? कॉस्मोस के बारे में, कि यूनिवर्स क्या है, ह्यूमन एग्जिस्टेंस की बात करते हैं हम। फिर सोसाइटी में हार्मनी होनी चाहिए, मतलब पीस होना चाहिए थ्रू डाइवर्स इंटेलेक्चुअल एंड कल्चरल एक्सप्रेशंस। दीज डेवलपमेंट्स लेड द फाउंडेशन फॉर इंडियाज एंड्योरिंग इंटेलेक्चुअल लेगेसी। तो ये क्या है? जो इंडिया की जो इंटेलेक्चुअल लेगेसी है, ठीक है, इंडिया की जो इंटेलेक्चुअल लेगेसी है उसका जो फाउंडेशन है, वो फाउंडेशन क्या है? ये सारी डेवलपमेंट ही उसका फाउंडेशन क्रिएट करती है। इन्फ्लुएंसिंग व्हाट? ग्लोबल थॉट। तो ये सारी चीज़ें जो फाउंडेशंस है, किसकी फाउंडेशंस है? हमारी जो भारतीय इंटेलेक्चुअल है उसकी फाउंडेशंस हैं। ये ना कि इंडिया में नहीं, ग्लोबली भी ये क्या कर रही है? इन्फ्लुएंस कर रही है, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू वो रिचनेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन। तो अल्टीमेटली ये कंट्रीब्यूट किसको कर रही है? रिचनेस ऑफ ह्यूमन सिविलाइजेशन की ये बात करती है। तो आई होप बच्चों सारी चीज़ें आपको समझ में आई होगी। द डेवलपमेंट हमने IKS का बहुत ही डिटेल में कर लिया है। मिलते हैं आपको अगले लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। आज का लेक्चर हम यही करते हैं। थैंक यू सो मच।